हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारा डेफिनेशन। तो अस्थमा क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ एयरवे। जिसमें होता क्या है, देयर इज एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस। जो एयरवे है किसी भी एलर्जन को, कि कोई भी ऐसा जैसे पॉलन ग्रेन्स है, डस्ट है, ये सब गया तो उसके प्रति क्या है, हाइपर रिस्पॉन्सिव करता है एयरवे। और देयर इज म्यूकोजल एडिमा होगा एंड देयर इज म्यूकस प्रोडक्शन होती है। एयरवे जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, और एयरवे का वो ऑब्स्ट्रक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। मतलब ये अटैक के फॉर्म में आता है जो अस्थमा है, एपिसोड्स आते हैं इसके। जैसे ही एलर्जन का एक्सपोजर हुआ, उस टाइम के लिए पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक आएगा। मतलब उसका जो म्यूकोजल एडिमा है, म्यूकस फॉर्मेशन है, एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है और एयरवे ऑब्स्ट्रक्ट है, वो उस टाइम के लिए होता है। देन वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। दिस इन्फ्लामेशन लीड टू रिकरेंट अटैक ऑफ अस्थमेटिक सिम्टम्स लाइक डिस्निया, कफ होना, चेस्ट टाइटनेस और वीजिंग। फिर आते हैं हम इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं और ट्रिगर क्या हैं। रिस्क फैक्टर में हमारा आएगा एटोपी, जिसमें ही जेनेटिक प्री डिपोजिशन हो, अगर कि उनकी बॉडी हाइपर रिस्पॉन्स करे, तो HLA जीन में म्यूटेशन हो, जिनमें जेंडर भी जो है वो ऐसा सिग्निफिकेंस है। एयर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है। डाइट, अगर कोई लो एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेता है, जेनेटिक प्रीडिपोजिशन हो, ओबीज पर्सन है कोई, या फिर अर्ली वायरल इन्फेक्शन उसको बार बार होता रहता है। एलर्जेंस है, जैसे हाउस डस्ट है, माइट्स है, डोमेस्टिक पेट्स जैसे कैट वगैरह ये सब रखते हैं जो। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो, एयर पॉल्यूशन की वजह से, पैसिव स्मोकिंग कोई करता है, तो इन सब कारणों की, ये सब कौन है, रिस्क फैक्टर हैं इसके। फिर हम बात करते हैं ट्रिगर। जो अस्थमा के अटैक को ट्रिगर करते हैं वो क्या है? सबसे पहले है एलर्जेंस। एलर्जन में भी इनहेल्ड एलर्जेंस है, जो जैसे क्या है, डर्मेटोफेगॉइड्स है, मतलब हाउस डस्ट माइट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं। या फिर कैट्स है, डोमेस्टिक पेट्स हैं, जो ग्रास पॉलन है, ट्री पॉलन है, फंगल स्पोर्स है, ये सब क्या है, एलर्जन का काम करते हैं। देन वायरल इन्फेक्शन, यानी जो वायरसेस हैं, जो राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, ये भी ट्रिगर करते हैं अस्थमेटिक अटैक को। कुछ ड्रग्स हैं, जैसे B2 एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स हैं, एस्पिरिन है जो अस्थमा को वर्स कर देता है। देन एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा भी होता है, तो एक्सरसाइज भी एक ट्रिगर फैक्टर की तरह काम कर सकती है। कोल्ड एयर है या हाइपर वेंटिलेशन हो, तो वो भी एक ट्रिगर की तरीके से काम कर सकता है। तो इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे अकर होता है, ये हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स है उनकी वजह से क्या हुआ, जो T सेल है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके प्रति हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी उस एलर्जन के प्रति। तो सेकेंड टाइम जब भी एक्सपोजर होता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति जब बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा जो अस्थमा है वो दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी क्या होती है नॉर्मली। जो ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, मतलब ब्रोंकियल ट्री पूरा क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, एडिमा वहां पे डेवलप होता है, वेस्कुलर कंजेशन हो जाता है, और जो भी ल्यूमन है वो ऑक्लूड हो जाता है, नैरो हो जाता है, क्योंकि वहां पे म्यूकस फॉर्मेशन भी हो रहा है। इन सब कारणों की वजह से क्या हुआ, जो एयर फ्लो होता है वो लिमिट हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या, जो FEV1 है बाय FVC, सॉरी FVC, ये भी कम हो जाता है पेशेंट में। पेशेंट का एयरवे जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, एयर ट्रैपिंग बढ़ जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। देन वी कम टू द क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में उस पेशेंट में क्या मिलेगा, वीजिंग सुनने को मिलेगी, डिस्निया होगा, कफिंग होगा और म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है। एक्सपेक्टोर नहीं कर, मतलब बाहर म्यूकस नहीं निकाल पाता, लेकिन म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही म्यूकस बाहर निकल जाएगा तो पेशेंट को थोड़ा अच्छा फील होता है। बाकी फिजिकल साइन अगर हम देखें, या एक डॉक्टर देखता है उस टाइम पेशेंट में, तो क्या देखने को मिलेगा, इंस्पायरेटरी या एक्सपायरेटरी रोंकाई देखने को मिलेगी, हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। बच्चों में नॉन प्रोडक्टिव कफ भी हो सकता है। अगर हम स्किन प्रिक टेस्ट ऐसे पेशेंट का कराएं तो वो एलर्जन के प्रति पॉजिटिव आता है, मतलब जिन जिन चीज से एलर्जी है पेशेंट को उसके प्रति तो पॉजिटिव ही आएगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके डायग्नोसिस पे।
कैसे हम इसको डायग्नोज करेंगे, तो जो सिम्टम है एक तो उसी के बेसिस पे डायग्नोज हो जाएगा। एक पेशेंट से फैमिली हिस्ट्री भी लेनी है, मतलब वो फैमिलीज में भी रन करता है, तो फैमिली हिस्ट्री लेना है, लंग फंक्शन टेस्ट कराने हैं हमने, फिर हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करना है, और इसके अलावा IgE एंटीबॉडी और एब्सोल्यूट इयोसिनोफिलिक काउंट जो है वो हम चेक कराते हैं पेशेंट में, ये देखने के लिए कि किसी चीज़ से उसको एलर्जी तो नहीं है। स्पेसिफिक एलर्जी को टेस्ट करने के लिए स्किन प्रिक टेस्ट करा सकते हैं, उसमें एलर्जन जो है वो हमें फाइंड आउट हो सकता है। देन इंट्रिंसिक अस्थमा की अगर हम बात करें, मतलब कि इंट्रिंसिक कारणों के, बॉडी के इंटरनल कोई कारण है जिसकी वजह से उसको अस्थमेटिक अटैक आते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या है, जो एलर्जेंस है उनकी वजह से हो रहा है। इंट्रिंसिक फैक्टर में जो बॉडी में खुद ही है, जैसे किसी पेशेंट को अगर नेजल पॉलिप हो तो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो उस वजह से डेवलप हो सकता है। एस्पिरिन से सेंसिटिविटी हो किसी को, ऐसे पेशेंट का स्किन प्रिक टेस्ट नेगेटिव आएगा, IgE एंटीबॉडी नॉर्मल होता है, एब्सोल्यूट इयोसिनोफिलिक काउंट भी नॉर्मल मिल सकता है, दैट मीन्स उसको इंट्रिंसिक अस्थमा है। एक्सरसाइज इंड्यूस्ड जो आता है वो इंट्रिंसिक में आएगा। नेक्स्ट आते हैं हम इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या देना है हमने, हमें क्या पता चला इससे पूरा ये सब पढ़ने के बाद कि क्या हो रहा है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, एयर फ्लो जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, म्यूकस भर चुका है, एडिमा हो गया है। तो ऐसी ड्रग देनी है जो क्या करें, ब्रोंकिल जो वॉल है उसको डायलेट करे, तो ब्रोंको डायलेटर्स देंगे, जिसमें B2 एगोनिस्ट हमारे आते हैं, वो भी शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग आते हैं। जैसे शॉर्ट एक्टिंग में हमारा आएगा टर्ब्यूटेलिन है, साल्ब्यूटामॉल है, लॉन्ग एक्टिंग में साल्मेट्रॉल और फॉर्मेट्रॉल है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग देंगे जैसे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, थियोफाइलिन देंगे, या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, इनहेल्ड जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो, और ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा एंटील्यूकोट्रिन्स दे सकते हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग दे सकते हैं, IgE ड्रग दे सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं। देन अल्टरनेटिव थेरेपी में क्या, एक्यूपंक्चर कराना, योगा एडवाइस कर सकते हैं, ब्रीदिंग कंट्रोल जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो कराने को बोलेंगे, हिप्नोसिस आदि, ये सब क्या है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है। बाकी ये सब हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया ब्रोंकियल अस्थमा, जिसमें डेफिनेशन क्या है, उसके कौन कौन रिस्क फैक्टर हैं और वो कैसे ट्रिगर होगा, 2 टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। फिजियोलॉजी क्या है, मतलब सब कुछ कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, एडिमा हुआ, तो एयर फ्लो लिमिट हो रहा है, जिसकी वजह से FEV1/FVC कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, बॉडी का रेजिडुअल वॉल्यूम बढ़ रही है। क्लिनिकल फीचर क्या आएंगे पेशेंट में, डायग्नोसिस हम किस तरीके से कर सकते हैं, और ट्रीटमेंट जो है वो हमने इस वीडियो में पढ़ा। थैंक यू।